हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है शेपिंग ऑफ अर्थ। इसका हमने पार्ट 1 चालू कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पर विजिट करके हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखें। उस पर हमने सिर्फ अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट किया है। जैसे हमने इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें सिर्फ दो ही फोर्स को पढ़ना है, एक है एंडोजेनिक फोर्स और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। हमने पार्ट 1 में इसको डिटेल में देखा था कि एंडोजेनिक फोर्स क्या है, जो पृथ्वी के अंदर से निकल रही है, इनसाइड ऑफ द अर्थ, ऐसी फोर्स जो इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकल रही है और वो अर्थ के सरफेस पे कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है। तो ऐसी फोर्स को हमने एंडोजेनिक फोर्स कहा था। और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, जो अर्थ के सरफेस पर ही रहकर लैंडफॉर्म को एक नया शेप प्रोवाइड करती है। तो ऐसी फोर्स को हमने एक्सोजेनिक फोर्स कहा था। तो इन्हीं दोनों फोर्स से रिलेटेड चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है, जो हमने पार्ट 1 में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को अच्छे से देखा था। हमने फिर थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द अर्थ को देखा था। बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हमने क्यों देखा, क्योंकि हमने जब एंडोजेनिक फोर्स पढ़ा तो एंडोजेनिक फोर्स में हमने ये पढ़ा कि एंडोजेनिक फोर्स होता क्या है, अ फोर्स विच कम्स इनसाइड द अर्थ, interior part of the earth and creates a landform on the surface, on the crust। तो हमने देखा कि फोर्स कहां से निकल रही है, फोर्स इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकल रही है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से निकल रही है। तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा ना कि अर्थ के अंदर क्या है जहां से ऐसी फोर्स निकल रही है, जो माउंटेन बना रही है, जो प्लेटू बना रही है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म बना रही है। तो वो फोर्स जहां से निकल रही है उस अर्थ के अंदर क्या है, हमें ये तो बताइए। तो हम एंडोजेनिक फोर्स में क्या देखेंगे, हम एंडोजेनिक फोर्स में आज डिटेल में देखेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ को देखेंगे। हम देखेंगे कि वॉल्केनो क्या होता है, हम देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होते हैं, इसमें किन्होंने कैसी थ्योरी दी है कि नहीं। और इन सब को पढ़ने के बाद मेरा 101% दावा है कि आपको नेचर को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। इतना प्यारा चैप्टर है ये। उसके बाद फिर हम ये सारे पार्ट किसके हैं, चाहे वो वोल्केनो हो, चाहे वो आपका अर्थक्वेक हो, चाहे वो आपका प्लेट्स का मूवमेंट हो, है कि नहीं, चाहे हम इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़े, ये सब एंडोजेनिक फोर्स का पार्ट है। फिर जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम आगे मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, एक्सोजेनिक फोर्स की ओर। फिर हम देखेंगे कि इरोजन, डेनुडेशन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब क्या चीजें हैं और कैसे होती हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे थे एंडोजेनिक फोर्स, और एंडोजेनिक फोर्स में आज हमको डिटेल में देखना है क्या, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि एंडोजेनिक फोर्स निकल कहां से रहा है, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से निकल रहा है। तो इसलिए हमको इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़ना क्या है, नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पार्ट 1 में बहुत ही थोड़ा हल्का वे में देखा था, आज हम डिटेल में देखते हैं। हमने आपको बताया था पार्ट 1 में ही कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर कैसा है। तो देखिए हमने बताया था अर्थ को, अगर आपको अर्थ के इंटीरियर पार्ट को समझना हो तो आप कुछ ना करिए, आप बस एक अंडा ले लीजिए और अंडे को देख लीजिए, समझ जाइए आपने इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ को देख लिया है। आंतरिक भाग पृथ्वी का कैसा है वो आप महसूस कर लेंगे। मैंने बताया था, अब चूंकि अंडा मुझे पसंद नहीं, वरना हम आपको लाइव दिखा देते। आप एक लीजिए, एक का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो व्हाइटिश पार्ट है, जो सॉलिडिफाई है, जो सॉलिड पार्ट है, वो आपका मान लीजिए वो क्रस्ट है। फिर आप जैसे ही उस पार्ट को निकालेंगे तो आपको पूरा लिक्विड फॉर्म मिलेगा। तो समझ जाइए वो क्या है, वो मेंटल है। और जब आप देखेंगे बीच में एक न बहुत ज्यादा सॉलिड न बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में एक आपको मेटल मटेरियल मिलेगा, यॉल्ट, पीले कलर का। तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये हमारा कोर है। तो इसी तरीके आप अंडे को देख के पूरा का पूरा इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा डिटेल में देखना है आज, तो आइए देखते हैं। हमने देखा क्या था, जो अर्थ है, अर्थ मेनली डिवाइड है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। अर्थ मेनली डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। अर्थ
अर्थ इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले पार्ट को क्या बोला गया? क्रस्ट। सेकंड पार्ट को क्या बोला गया? सेकंड पार्ट को बोला गया मेंटल। सेकंड पार्ट को बोला गया मेंटल और थर्ड पार्ट को बोला गया कोर। थर्ड पार्ट को बोला गया या सबसे नीचे पार्ट को, सबसे अंदरूनी पार्ट को क्या बोला गया? कोर बोला गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने जो देखा है, जो भी वगैरह हम मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है? हमने यही देखा है ना कि आज तक अर्थ के अंदर तक तो कोई नहीं गया है। आज भी सिर्फ हमने कितना किलोमीटर तक डिग किया हुआ है? 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर तक ही हमने डिग किया है कि नहीं? और वो भी कौन सा है? कोला सुपर डीप, कोला सुपर डीप बोरवेल, यही खुदाई हुई है जो सोवियत यूनियन के द्वारा क्या किया गया है? डिग किया गया था कोला सुपर डीप बोरवेल को। कोला सुपर डीप बोरवेल यही अभी तक खुदाई हुआ है। तो आप बोल रहे हैं सर कि अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें तो पता ये है ना कि भैया देखिए, क्रस्ट से कोर तक की टोटल जो दूरी है वो कितनी है? वो है 6370 किलोमीटर। 0 to 6370 किलोमीटर। अच्छा, क्रस्ट कैसा है? क्रस्ट पूरी तरीके से सॉलिड है। मेंटल कैसा है? मेंटल लिक्विड फॉर्म में है। मेंटल कैसा है? मेंटल लिक्विड फॉर्म में है। कोर कैसा है? कोर, आउटर कोर जो कैसा है वो सॉलिड है। आउटर कोर कैसा है? आउटर कोर लिक्विड है। और इनर कोर कैसा है? इनर कोर सॉलिड है। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। अरे क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल लिक्विड है, कोर जो है लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। सॉलिड एंड लिक्विड लिख दे रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड है। तो सर आप ये कैसे, किस आधार पे बता सकते हो कि क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल जो है वो लिक्विड है और कोर जो है सॉलिड एंड लिक्विड है? इसको 3 पार्ट में आप किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो? आपने अभी अभी बोला है कि जो है अर्थ का जो डिग किया गया है वो सिर्फ कितना किलोमीटर किया गया है? 12 किलोमीटर। और इससे बड़ा आज तक खुदाई पूरे विश्व में नहीं हुई है कोला सुपर डीप बोरवेल से बड़ा। तो किस आधार पे आप कह सकते हो? किस आधार पर आप अर्थ के इंटरनल पार्ट को डिवाइड कर सकते हो? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है। तो डरने की क्या बात है? डोंट फियर व्हेन द आंसर इज हियर। हम बताएंगे कि कैसे हमें पता चला कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कहां सॉलिड है, कहां लिक्विड है, कहां सॉलिड एंड लिक्विड बोथ है, और कैसे है डिस्टेंस 6370 किलोमीटर। देखिए, हमने अर्थ के मेजर पार्ट को यहां पे देखा। अब देखिए हमें इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, सोर्स क्या है कि नहीं? सोर्सेस क्या क्या है बाय विच वी कैन से दैट अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो इस तरह की कैरेक्टर रखता है। तो देखिए हमको सोर्सेस कैसे प्राप्त हुए? तो देखिए सोर्सेस में जो सबसे पहले हमें मिलता है किसके थ्रू? वॉल्केनो के थ्रू। हम वॉल्केनो के थ्रू बता देते हैं कि भैया अर्थ के अंदर क्या है, भले ही हम गए नहीं हो। वॉल्केनो के अलावा हम किसके थ्रू बता सकते हैं? वॉल्केनो के अलावा हम बता सकते हैं आपका अर्थक्वेक के थ्रू। अर्थक्वेक के थ्रू। अर्थक्वेक के अलावा हम किसके थ्रू बता सकते हैं? हम बता सकते हैं प्लेट के मूवमेंट के थ्रू। हम और किसके थ्रू बता सकते हैं? हम बता सकते हैं आपका डेंसिटी के थ्रू। हम बता सकते हैं किसके थ्रू? टेम्परेचर के थ्रू। हम बता सकते हैं किसके थ्रू? हम बता सकते हैं प्रेशर के थ्रू। इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट किस आधार पर था, कैसा था। ठीक है, वॉल्केनो के थ्रू, अर्थक्वेक के थ्रू, प्लेट मूवमेंट के थ्रू, डेंसिटी के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, प्रेशर के थ्रू। अब गौर दीजिए, क्या ये सब एंडोजेनिक फोर्स के एजेंट्स नहीं है? क्या इनके थ्रू अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है? और ये सब किसकी वजह से हो रही है?
एक फोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आ रहा है, वॉल्केनो में, अर्थक्वेक में, प्लेट मूवमेंट में, है कि नहीं? इन सब में क्या हो रहा है? एक फोर्स काम कर रही है। वो फोर्स कहां से है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट से है। इस वजह से हम इन्हीं को पढ़ेंगे। एंडोजेनिक फोर्स इज जस्ट अ ट्रेलर, द होल फिल्म इज देयर। चलिए, तो ये सोर्सेस है जिनके थ्रू हमें पता चलता है। अब इनके थ्रू हमें पता कैसे चलता है, आइए इसको देखते हैं। जैसे देखिए, हमें वॉल्केनो के थ्रू कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है? हम तो गए नहीं है कभी, तो हमें वॉल्केनो के थ्रू कैसे पता चला? अब मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहां से जो है वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ठीक है, और वॉल्केनो क्या हो गया भैया? निकल गया। अब वॉल्केनो जब निकला तो वॉल्केनो फैलेगा, वॉल्केनो फैला तो भैया कोई चिंटू नाम का लड़का था, उसने देखा, उसने देख के ये एब्जॉर्ब किया कि भैया ये जो चीज निकला है ना, ये जो चीज निकला है ना, ये कहां से निकला है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से निकला है, पहली चीज। दूसरी चीज चिंटू ने क्या सोचा? दूसरी चीज चिंटू ने यह सोचा कि ये जो चीज निकला है ये कैसे फॉर्म में है? ये कैसे फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में है। तो जब ये मॉल्टन फॉर्म में है, दैट मीन्स कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में एक जगह ऐसी है जो कैसी है? लिक्विड है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये जो चीज निकला है इसमें क्या है? मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, बेसिकली हम कहें एलिमेंट्स हैं। जो भी अर्थ के क्रस्ट पे हमें चीज मिलता है, जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो सारे कहां से निकले हुए हैं? जितने भी प्रीसियस मेटल्स हैं, जितने भी नॉन प्रीसियस मेटल्स हैं, ऑल थिंग्स कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ बाय डिंट ऑफ वॉल्केनो। तो इससे हमें पता चला कि जो भी चीज अंदर लिक्विड फॉर्म में है, उन चाहे आपका आयरन हो गया, चाहे आपका गोल्ड हो गया, चाहे आपका कुछ भी हो, एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट, कुछ भी हो, सब कहां से निकले हैं? सब इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकले हैं। तो चिंटू को एक चीज क्लियर हो गया वॉल्केनो देखकर। वॉल्केनो वो देखने गया, कहा गर्मी की छुट्टियों में कि मम्मी मम्मी मुझे वॉल्केनो देखना है। मम्मी ने उसको वॉल्केनो दिखाया, तो वॉल्केनो से उसने अपना चैप्टर ही क्लियर कर लिया। चैप्टर ऐसे क्लियर किया कि उसको पता चल गया कि भैया जो चीज लिक्विड फॉर्म में, ये जो चीज निकली है अर्थ के अंदर से, ये क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड, एक लेयर पूरी लिक्विड ही है। दूसरा चीज इसने क्या पता किया कि अर्थ के अंदर से ही जो सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं ऊपर, है कि नहीं? जो भी चीज हो, कोल, आयरन वगैरह, बॉक्साइड वगैरह, एल्युमिनियम, जो भी चीज हमें मिलते हैं, ये सब कहां से निकल के आ रहे हैं? ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं इनसाइड ऑफ द अर्थ से। तीसरा चीज, ये जो लिक्विड था, चिंटू ने सोचा इसको पकड़ लिया जाए, इसको हाथ में लेके देख लिया जाए, हाथ में लेकर इसको थोड़ा मजे कर लिया जाए इसके साथ। लेकिन चिंटू जैसे ही पास गया, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो चिंटू को तीसरी बात समझ में आई कि ये जो लिक्विड फॉर्म में ये चीज निकला है ना, इसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा। और चिंटू जहां खड़ा है वहां का टेम्परेचर क्या है? कम। तो चिंटू को समझ में आ गया कि चिंटू जब नीचे जाएगा, तो जैसे जैसे चिंटू नीचे जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत नीचे से चीजें आई हैं, तो इसलिए यहां का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये एक सोर्स है। कौन सोर्स है? वॉल्केनो। बाय डिंट ऑफ वॉल्केनो वी नो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। देखो, मेजर चीज पता चल गई कि नहीं? सिर्फ किससे? वॉल्केनो से, कि भैया अर्थ के अंदर क्या क्या है। जितने भी मेटल्स हमको मिल रहे हैं वो सब अर्थ के अंदर से ही आए हैं। जितने भी जो भी ये निकल के आ रहे हो, कैसे फॉर्म में निकल के आ रहे? लावा जो निकल के आ रहा, मैग्मा जो निकल के आ रहा हो, कैसा है? लिक्विड है। तो मतलब अर्थ के नीचे जहां हम लोग खड़े हैं वो तो सॉलिड है, लेकिन उसके नीचे क्या है? लिक्विड है। तो समझ में आया कि हम कभी अंदर नहीं गए, कैसे हमें पता चल गया कि अर्थ के अंदर लिक्विड है? ऐसे पता चल गया। समझ में आया?
और अंदर का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो किससे पता चल के आया, पहले सोर्स से, वोल्केनो से। फिर हमें पता चला किससे, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर से। कैसे पता चला, जब सुपर डीप बोरवेल में मशीन को डाला गया कि भैया आज हम खोद ही डालेंगे, आज हम इस पार से पृथ्वी को उस पार कर डालेंगे, है कि नहीं। कोई अगर ऐसे छेद लगा के इसे देखेगा ना तो उसको पृथ्वी का वो वाला पार दिखेगा, ऐसा प्लान बन गया। कहा चलो ठीक है, बड़ी बहुत बढ़िया। जब सुपर डीप बोरवेल में सोवियत यूनियन ने डिग करना चालू किया तो उसने देखा क्या, उसने देखा, ये मशीन ने ये फील किया, रीडिंग ये बता रही थी कि जैसे जैसे अंदर डिग करते चले जा रहे थे वैसे वैसे नीचे जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तब उन्होंने एक नया मेजरमेंट दिया। वो क्या दिया कि भैया अर्थ के नीचे जाने पर 32 मीटर जाने पर अर्थ के नीचे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, 32 मीटर गए, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बढ़ गया। फिर 32 मीटर और नीचे गए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो अप्रॉक्स आप ये कह सकते हो कि अगर आप 1 किलोमीटर नीचे गए तो आपको 3 डिग्री सेल्सियस क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा। अगर जहां हम खड़े हैं, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं, जहां आप हमसे पढ़ रहे हो, वहां पे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो 1 किलोमीटर नीचे जाओगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 33, और 1 किलोमीटर 36, 39, ऐसे 42, ऐसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि चिंटू पिंटू बन जाएगा, राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया। तो ये पता चला, टेम्परेचर से हमें ये पता चला। फिर टेम्परेचर से नहीं पता चला, हमें साथ ही साथ किससे पता चला, प्रेशर से भी। हमने बता रखा है बच्चों को, क्या बता रखा है आपको, हमने आपको ये बता रखा है कि भैया अगर जहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां प्रेशर क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, है कि नहीं। टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हमने ये बता रखा है बच्चों को, है कि नहीं। कि आप खुद ही एज्यूम करो, ठंडी के समय में टेम्परेचर क्या होता है, कम, लेकिन प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। गर्मी के समय में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और प्रेशर क्या होता है, कम। ये नेचर का जर्नल लॉ है। लेकिन नेचर एक्सेप्शन ला दिया। कहां एक्सेप्शन ला दिया, अर्थ के इनसाइड में जब हम जाते हैं, अर्थ के इनसाइड में जब डिग किया गया, जब बोरवेल, सुपर डीप बोरवेल में डिग किया गया तो वहां क्या पता चला कि भैया नीचे जाने पे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो उन्हें लगा चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब प्रेशर वहां कम होगा। लेकिन जैसे जैसे मशीन नीचे जाती गई उसको प्रेशर क्या होता गया, प्रेशर महसूस और ज्यादा होता गया। तो समझ में आया भैया, अर्थ के इनसाइड जाने पर, अर्थ के अंदर जाने पर कहानी कुछ उल्टी ही है। कहानी कैसे उल्टी है कि अर्थ के अंदर आप जाओगे तो आपको टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा और प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। टेम्परेचर प्लस प्रेशर दोनों क्या मिलेंगे, ज्यादा। इस वजह से अर्थ के अंदर नहीं जाया जा सकता। इंसान का जाना या किसी भी चीज का जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जाओगे प्रेशर मिलेगा, प्रेशर से हर चीज बिगड़ जाएगी। मशीन भी जाएगा, मशीन भी प्रेशर पाके टूट जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा, चल जाएगा, पिघल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या पता चला कि इनसाइड द अर्थ जाने पर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीज व्हेन यू इंटर्ड इनसाइड द अर्थ। If you travel from crust to mantle, then temperature is increased as well as pressure also increased, and from mantle to core डबल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो समझ में आया, नीचे जाने पर टेम्परेचर ज्यादा, नीचे जाने पर प्रेशर ज्यादा। कैसे पता चला, समझ में आ गया ना। प्रेशर कैसे ज्यादा बन रहा है,
देखो नेचर ने कैसे यहां पर लॉ को उलट कर दिया। हम लोग जिस पे हैं वो क्रस्ट है। क्रस्ट किस पे टिका हुआ है? मेंटल पे। तो क्रस्ट किस पे दबाव डाल रहा है, किस पे प्रेशर डाल रहा है? मेंटल पे। ठीक है, अब क्रस्ट प्लस मेंटल किस पे टिका हुआ है? कोर पे। तो क्रस्ट और मेंटल किस पे प्रेशर डाल रहा है? कोर पे। तो क्रस्ट पे प्रेशर क्या होगा? कम। लेकिन जैसे ही आप मेंटल पे जाओगे, मेंटल पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जैसे ही आप कोर पे जाओगे तो कोर पे कौन टिका है? मेंटल प्लस क्रस्ट। तो कोर पे प्रेशर क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया? क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट से कोर तक अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब एक चीज और है, डेंसिटी। हमें देखो अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चल रहा है? बिना अंदर गए। है कि नहीं? इसलिए डरने की बात नहीं है जब तक हम हैं। हम जिन्ना है तो आपको डरने की बात नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, सब क्लियर करवा दूंगा। डेंसिटी आइए देखते हैं। जब डेंसिटी से कैसे पता चला, अब थोड़ा फिजिक्स पे आते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डेंसिटी इक्वल क्या होता है? डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी क्या कहता है? डेंसिटी ये कहता है कि मान लीजिए ये चौक है, मेरे हाथ में ये चौक है। अगर ये चौक का मैं एक टुकड़ा तोड़ दूं, देखिए, अरे कहां जा रही है? ये चौक है, चौक है, चौक से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया। तो डेंसिटी ये कहता है कि अगर ये दोनों, इसी से निकले हैं ये वाला पार्ट, ये दोनों अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो इन दोनों की डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। समझ रहे हो? हम मान लेते हैं इस वाले चौक की मास, मास कितना है? 20 ग्राम है। इसने कितना वॉल्यूम घेर रखा है? इसका आयतन हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो इस बड़े वाले चौक का जो डेंसिटी निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आएगा। अब मान लो छोटा वाला चौक लो, छोटे वाले चौक का, अब देखो इसके तुलना में ये तो छोटा है ना, तो इसका मास भी क्या होगा? इसका वजन भी क्या होगा? कम। और ये जगह भी क्या किया है? कम घेरा है। तो मान लेते हैं छोटे वाले चौक का है 5 ग्राम और ये ऑक्युपाई किया है 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी क्या आया? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। किसने कहा एसएसटी वाले सर को फिजिक्स मैथ नहीं आती? कभी हमसे मुलाकात करके दिखाओ। देख रहे हो, मैथ सॉल्व कर दिए ना। तो हमने क्या देखा कि दोनों अगर सेम मटेरियल से बने हैं तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी? दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। हाँ या ना? दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। जब दोनों की डेंसिटी सेम होगी, समझ में आया? तो डेंसिटी से क्या पता चला कि अगर सेम मटेरियल से कोई चीज बना है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो आपने कहा चलिए सर आपने थोड़ा फिजिक्स मैथ तो बता दिया, अब बताइए इसका पृथ्वी से क्या लेना देना? हमको तो एसएसटी में पढ़ना है, आप मैथ घुसा दिए इसमें, फिजिक्स घुसा दिया। आइए देखते हैं। तो ये देखा गया भैया कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की जो डेंसिटी होगी वही तो इसके एक टुकड़े की भी डेंसिटी होगी, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो एक ही मटेरियल से, अगर पूरी पृथ्वी एक मटेरियल से बनी है तो जो पूरे पृथ्वी की डेंसिटी होगी वही उसके एक टुकड़े की भी तो डेंसिटी होगी। अभी हमने निकाल के देखा तो लोगों ने कहा वाह क्या दिमाग है। हमने कहा चलो निकाल के देख लेते हैं। हमने एक टुकड़ा निकाला और निकाल के इसको देखा, भैया इसकी डेंसिटी देखो क्या इस पूरे अर्थ की डेंसिटी के बराबर है, हाँ या ना? तो कहें ठीक है निकालो। तो निकालने पे पता चला कि भैया इस एक टुकड़े की डेंसिटी इसकी तुलना में क्या है? आधी है।
इसकी तुलना में क्या है, लेस है, कम है, कम है। मतलब अभी अभी हमने फिजिक्स फिजिक्स पढ़ के आए हैं हम, और फिजिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है, फिजिक्स में हमने ये पढ़ रखा है कि भैया जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाते जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, अरे सॉरी, कि डेंसिटी क्या होगी, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब तब ये समझ में आया कि अर्थ जो है वो सेम मटेरियल से नहीं बना है। समझ में आया? अर्थ के एक टुकड़े की डेंसिटी पूरे अर्थ की डेंसिटी से क्या है, आधी है। दैट मीन्स हमने ऊपर वाला टुकड़ा उठाया था, इसका मतलब ऊपर वाला टुकड़ा अलग मटेरियल से बना है, उसके नीचे वाला टुकड़ा अलग मटेरियल से बना होगा, और उसके नीचे वाला टुकड़ा अलग मटेरियल से बना होगा। दे आर नॉट मेड बाय सेम मटेरियल, वो सब सेम मटेरियल से नहीं बने होंगे। ये निष्कर्ष निकाला गया, तब समझ में आया, तब आपको पढ़ाया गया, तब आपको रटवाया गया कि भैया ये जो क्रस्टवा है ना, ये जो क्रस्टवा है ना, क्रस्टवा की डेंसिटी कम है, किससे, मेंटलवा से। किससे, मेंटलवा से क्रस्टवा की डेंसिटी क्या है, कम है। और मेंटलवा की डेंसिटी किससे कम है, कोरवा से। किससे, कोर से। तब कहा अच्छा जब ऐसी बात है तो बताओ, तब ये बताया गया कि भैया क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, क्रस्ट किससे बना है, क्रस्ट बना है सियाल से। मेंटल किससे बना है, उससे भारी। अगर सेम होते तो डेंसिटी सेम होती, इससे भारी मेटल से, इससे भारी धातु से, इससे भारी एलिमेंट से ये बना है मेंटल, जिसे बोला गया सीमा। और कोर, कोर इन दोनों से भारी से बना है। कोर किससे बना है, नीफे। हर चीज में लॉजिक है, रट रहे हो तो ऐसे ना रटो, क्या लॉजिक है। आओ प्रसूतर की क्लास में तब पता चलेगा, फालतू फालतू क्लास में जाओगे तो कहां से पता चलेगा। सियाल, एस आई, एस आई मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम। समझ में आया? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से क्या बना है, क्रस्ट। मेजरली पार्ट में क्रस्ट की क्या है, सियाल है। मेंटल, मेंटल में सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीज। नीफे, नीफे से क्या बना है, कोर। नीफे मतलब निकिल, निकिल प्लस फेरस, फेरस मतलब लोहा। इससे क्या बना है, कोर। समझ में आया? कोर सबसे भारी तत्वों से बना है, एलिमेंट से बना है, उससे हल्के तत्वों से मेंटल, उससे हल्के तत्वों से क्रस्ट। क्रस्ट में मेजरली कौन सा एलिमेंट है, सियाल। सिलिका प्लस एल्युमिनियम। मेंटल में क्या है, सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीज। और कोर में नीफे, निकिल प्लस फेरस। अब समझ में आया? बिना नीचे गए हमें पता चल गया, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। समझ गए? गधा मजदूरी करते अब तक में स्वाहा होते। हमने ऊपर से ही जान लिया कि नीचे क्या है। अब आते हैं इसको और तोड़ते हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? जो भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, जो भी पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आया। समझ में आया? अब आइए थोड़ा इसको और हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये तो मेजर पार्ट है, अब माइनर पार्ट में इसको तोड़ते हैं। किस पार्ट में, माइनर पार्ट में। ये मान लीजिए हम अर्थ को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं मेजर पार्ट में। किस पार्ट में, मेजर पार्ट में। अभी तक तो माइनर पार्ट में, अभी तक तो हम लोग सिर्फ किस, मेजर पार्ट देखे थे ना।
और पार्ट 1 में मैंने हल्का ऊपर ऊपर से बताया था। अब देखिए, ध्यान से देखिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है शेपिंग ऑफ अर्थ। इसका हमने पार्ट 1 चालू कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पर विजिट करके हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखें। उस पर हमने सिर्फ अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट किया है। जैसे हमने इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें सिर्फ 2 ही फोर्स को पढ़ना है, एक है एंडोजेनिक फोर्स और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। हमने पार्ट 1 में इसको डिटेल में देखा था कि एंडोजेनिक फोर्स क्या है, जो पृथ्वी के अंदर से निकल रही है, इनसाइड ऑफ द अर्थ, ऐसी फोर्स जो इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकल रही है और वो अर्थ के सरफेस पे कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है। तो ऐसी फोर्स को हमने एंडोजेनिक फोर्स कहा था। और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, जो अर्थ के सरफेस पर ही रहकर लैंडफॉर्म को एक नया शेप प्रोवाइड करती है। तो ऐसी फोर्स को हमने एक्सोजेनिक फोर्स कहा था। तो इन्हीं दोनों फोर्स से रिलेटेड चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है, जो हमने पार्ट 1 में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को अच्छे से देखा था। हमने फिर थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द अर्थ को देखा था। बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हमने क्यों देखा, क्योंकि हमने जब एंडोजेनिक फोर्स पढ़ा तो एंडोजेनिक फोर्स में हमने ये पढ़ा कि एंडोजेनिक फोर्स होता क्या है, अ फोर्स विच कम्स इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड क्रिएट्स अ लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस, ऑन द क्रस्ट। तो हमने देखा कि फोर्स कहां से निकल रही है, फोर्स इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकल रही है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से निकल रही है। तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा ना कि अर्थ के अंदर क्या है जहां से ऐसी फोर्स निकल रही है, जो माउंटेन बना रही है, जो प्लेटू बना रही है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म बना रही है। तो वो फोर्स जहां से निकल रही है उस अर्थ के अंदर क्या है, हमें ये तो बताइए। तो हम एंडोजेनिक फोर्स में क्या देखेंगे, हम एंडोजेनिक फोर्स में आज डिटेल में देखेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ को देखेंगे। हम देखेंगे कि वॉल्केनो क्या होता है, हम देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होते हैं, इसमें किन्होंने कैसी थ्योरी दी है कि नहीं। और इन सब को पढ़ने के बाद मेरा 101% दावा है कि आपको नेचर को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। इतना प्यारा चैप्टर है ये। उसके बाद फिर हम ये सारे पार्ट किसके हैं, चाहे वो वॉल्केनो हो, चाहे वो आपका अर्थक्वेक हो, चाहे वो आपका प्लेट्स का मूवमेंट हो, है कि नहीं, चाहे हम इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़े, ये सब एंडोजेनिक फोर्स का पार्ट है। फिर जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम आगे मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, एक्सोजेनिक फोर्स की ओर। फिर हम देखेंगे कि इरोजन, डेनुडेशन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब क्या चीजें हैं और कैसे होती हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे थे एंडोजेनिक फोर्स, और एंडोजेनिक फोर्स में आज हमको डिटेल में देखना है क्या, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि एंडोजेनिक फोर्स निकल कहां से रहा है, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से निकल रहा है। तो इसलिए हमको इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़ना क्या है, नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पार्ट 1 में बहुत ही थोड़ा हल्का वे में देखा था, आज हम डिटेल में देखते हैं। हमने आपको बताया था पार्ट 1 में ही कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर कैसा है। तो देखिए हमने बताया था अर्थ को, अगर आपको अर्थ के इंटीरियर पार्ट को समझना हो तो आप कुछ ना करिए, आप बस एक अंडा ले लीजिए और अंडे को देख लीजिए, समझ जाइए आपने इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ को देख लिया है। आंतरिक भाग पृथ्वी का कैसा है वो आप महसूस कर लेंगे। मैंने बताया था, अब चूंकि अंडा मुझे पसंद नहीं, वरना हम आपको लाइव दिखा देते। आप एग लीजिए, एग का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो व्हाइटिश पार्ट है, जो सॉलिडिफाई है, जो सॉलिड पार्ट है, वो आपका मान लीजिए वो क्रस्ट है। फिर आप जैसे ही उस पार्ट को निकालेंगे तो आपको पूरा लिक्विड फॉर्म मिलेगा। तो समझ जाइए वो क्या है, वो मेंटल है। और जब आप देखेंगे बीच में एक न बहुत ज्यादा सॉलिड न बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में एक आपको मेटल मटेरियल मिलेगा, यॉल्क, पीले कलर का, तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये हमारा कोर है। तो इसी तरीके आप अंडे को देख के पूरा का पूरा इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा डिटेल में देखना है आज, तो आइए देखते हैं। हमने देखा क्या था, जो अर्थ है, अर्थ मेनली डिवाइड है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में।
अर्थ मेनली डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अर्थ इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले पार्ट को क्या बोला गया? क्रस्ट। सेकंड पार्ट को क्या बोला गया? सेकंड पार्ट को बोला गया मेंटल। सेकंड पार्ट को बोला गया मेंटल और थर्ड पार्ट को बोला गया कोर। थर्ड पार्ट को बोला गया या सबसे नीचे पार्ट को, सबसे अंदरूनी पार्ट को क्या बोला गया? कोर बोला गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने जो देखा है, जो भी वगैरह हम मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है? हमने यही देखा है ना कि आज तक अर्थ के अंदर तक तो कोई नहीं गया है। आज भी सिर्फ हमने कितना किलोमीटर तक डिग किया हुआ है? 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर तक ही हमने डिग किया है कि नहीं? और वो भी कौन सा है? कोला सुपर डीप, कोला सुपर डीप बोरवेल, यही खुदाई हुई है जो सोवियत यूनियन के द्वारा क्या किया गया है? डिग किया गया था। कोला सुपर डीप बोरवेल, कोला सुपर डीप बोरवेल, यही अभी तक खुदाई हुआ है। तो आप बोल रहे हैं सर कि अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें तो पता ये है ना कि भैया देखिए, क्रस्ट से कोर तक की टोटल जो दूरी है वो कितनी है? वो है 6370 किलोमीटर। 0 to 6370 किलोमीटर। अच्छा, क्रस्ट कैसा है? क्रस्ट पूरी तरीके से सॉलिड है। मेंटल कैसा है? मेंटल लिक्विड फॉर्म में है। मेंटल कैसा है? मेंटल लिक्विड फॉर्म में है। कोर कैसा है? कोर, आउटर कोर जो कैसा है वो सॉलिड है। आउटर कोर कैसा है? आउटर कोर लिक्विड है। और इनर कोर कैसा है? इनर कोर सॉलिड है। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। अरे क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल लिक्विड है, कोर जो है लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। सॉलिड एंड लिक्विड लिख दे रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड है। तो सर आप ये कैसे, किस आधार पे बता सकते हो कि क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल जो है वो लिक्विड है और कोर जो है सॉलिड एंड लिक्विड है? इसको 3 पार्ट में आप किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो? आपने अभी अभी बोला है कि जो है अर्थ का जो डिग किया गया है वो सिर्फ कितना किलोमीटर किया गया है? 12 किलोमीटर। और इससे बड़ा आज तक खुदाई पूरे विश्व में नहीं हुई है, कोला सुपर डीप बोरवेल से बड़ा। तो किस आधार पे आप कह सकते हो? किस आधार पर आप अर्थ के इंटरनल पार्ट को डिवाइड कर सकते हो? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है। तो डरने की क्या बात है? डोंट फियर व्हेन द आंसर इज हियर। हम बताएंगे कि कैसे हमें पता चला कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कहां सॉलिड है, कहां लिक्विड है, कहां सॉलिड एंड लिक्विड बोथ है, और कैसे है डिस्टेंस 6370 किलोमीटर। देखिए, हमने अर्थ के मेजर पार्ट को यहां पे देखा। अब देखिए हमें इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, सोर्स क्या है कि नहीं? सोर्सेस क्या क्या है बाय विच वी कैन से दैट अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो इस तरह की कैरेक्टर रखता है। तो देखिए हमको सोर्सेस कैसे प्राप्त हुए। तो देखिए सोर्सेस में जो सबसे पहले हमें मिलता है किसके थ्रू? वॉल्केनो के थ्रू। हम वॉल्केनो के थ्रू बता देते हैं कि भैया अर्थ के अंदर क्या है, भले ही हम गए नहीं हो। वॉल्केनो के अलावा हम किसके थ्रू बता सकते हैं? वॉल्केनो के अलावा हम बता सकते हैं आपका अर्थक्वेक के थ्रू। अर्थक्वेक के थ्रू। अर्थक्वेक के अलावा हम किसके थ्रू बता सकते हैं? हम बता सकते हैं प्लेट के मूवमेंट के थ्रू। हम और किसके थ्रू बता सकते हैं? हम बता सकते हैं आपका डेंसिटी के थ्रू। हम बता सकते हैं किसके थ्रू? टेम्परेचर के थ्रू। हम बता सकते हैं किसके थ्रू? हम बता सकते हैं प्रेशर के थ्रू। इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट किस आधार पर था, कैसा था। ठीक है, वॉल्केनो के थ्रू, अर्थक्वेक के थ्रू, प्लेट मूवमेंट के थ्रू, डेंसिटी के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, प्रेशर के थ्रू। अब गौर दीजिए, क्या ये सब एंडोजेनिक फोर्स के एजेंट्स नहीं है?
क्या इनके थ्रू अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है? और ये सब किसकी वजह से हो रही है? एक फोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आ रहा है, वॉल्केनो में, अर्थक्वेक में, प्लेट मूवमेंट में, है कि नहीं? इन सब में क्या हो रहा है? एक फोर्स काम कर रही है। वो फोर्स कहां से है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट से है। इस वजह से हम इन्हीं को पढ़ेंगे। एंडोजेनिक फोर्स इज जस्ट अ ट्रेलर, द होल फिल्म इज देयर। चलिए, तो ये सोर्सेस है जिनके थ्रू हमें पता चलता है। अब इनके थ्रू हमें पता कैसे चलता है, आइए इसको देखते हैं। जैसे देखिए, हमें वॉल्केनो के थ्रू कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है? हम तो गए नहीं है कभी, तो हमें वॉल्केनो के थ्रू कैसे पता चला? अब मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहां से जो है वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ठीक है, और वॉल्केनो क्या हो गया भैया? निकल गया। अब वॉल्केनो जब निकला तो वॉल्केनो फैलेगा। वॉल्केनो फैला तो भैया कोई चिंटू नाम का लड़का था, उसने देखा, उसने देख के ये एब्जॉर्ब किया कि भैया ये जो चीज निकला है ना, ये जो चीज निकला है ना, ये कहां से निकला है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से निकला है, पहली चीज। दूसरी चीज चिंटू ने क्या सोचा? दूसरी चीज चिंटू ने यह सोचा कि ये जो चीज निकला है ये कैसे फॉर्म में है? ये कैसे फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में है। तो जब ये मॉल्टन फॉर्म में है, दैट मीन्स कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में एक जगह ऐसी है जो कैसी है? लिक्विड है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये जो चीज निकला है इसमें क्या है? मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, बेसिकली हम कहें एलिमेंट्स हैं। जो भी अर्थ के क्रस्ट पे हमें चीज मिलता है, जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो सारे कहां से निकले हुए हैं? जितने भी प्रीसियस मेटल्स हैं, जितने भी नॉन प्रीसियस मेटल्स हैं, ऑल थिंग्स कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ बाय डिंट ऑफ वॉल्केनो। तो इससे हमें पता चला कि जो भी चीज अंदर लिक्विड फॉर्म में है, उन चाहे आपका आयरन हो गया, चाहे आपका गोल्ड हो गया, चाहे आपका कुछ भी हो, एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट, कुछ भी हो, सब कहां से निकले हैं? सब इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकले हैं। तो चिंटू को एक चीज क्लियर हो गया वॉल्केनो देखकर। वॉल्केनो वो देखने गया, कहा गर्मी की छुट्टियों में कि मम्मी मम्मी मुझे वॉल्केनो देखना है। मम्मी ने उसको वॉल्केनो दिखाया, तो वॉल्केनो से उसने अपना चैप्टर ही क्लियर कर लिया। चैप्टर ऐसे क्लियर किया कि उसको पता चल गया कि भैया जो चीज लिक्विड फॉर्म में, ये जो चीज निकली है अर्थ के अंदर से, ये क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड, एक लेयर पूरी लिक्विड ही है। दूसरा चीज इसने क्या पता किया कि अर्थ के अंदर से ही जो सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं ऊपर, है कि नहीं? जो भी चीज हो, कोल, आयरन वगैरह, बॉक्साइट वगैरह, एल्युमिनियम, जो भी चीज हमें मिलते हैं, ये सब कहां से निकल के आ रहे हैं? ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं इनसाइड ऑफ द अर्थ से। तीसरा चीज, ये जो लिक्विड था, चिंटू ने सोचा इसको पकड़ लिया जाए, इसको हाथ में लेके देख लिया जाए, हाथ में लेकर इसको थोड़ा मजे कर लिया जाए इसके साथ। लेकिन चिंटू जैसे ही पास गया, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो चिंटू को तीसरी बात समझ में आई कि ये जो लिक्विड फॉर्म में ये चीज निकला है ना, इसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा। और चिंटू जहां खड़ा है वहां का टेम्परेचर क्या है? कम। तो चिंटू को समझ में आ गया कि चिंटू जब नीचे जाएगा, तो जैसे जैसे चिंटू नीचे जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत नीचे से चीजें आई हैं, तो इसलिए यहां का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये एक सोर्स है। कौन सोर्स है? वॉल्केनो। बाय डिंट ऑफ वॉल्केनो वी नो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। देखो, मेजर चीज पता चल गई कि नहीं? सिर्फ किससे? वॉल्केनो से, कि भैया अर्थ के अंदर क्या क्या है। जितने भी मेटल्स हमको मिल रहे हैं वो सब अर्थ के अंदर से ही आए हैं। जितने भी जो भी ये निकल के आ रहे हो, कैसे फॉर्म में निकल के आ रहे? लावा जो निकल के आ रहा, मैग्मा जो निकल के आ रहा, कैसा है? लिक्विड है। तो मतलब अर्थ के नीचे जहां हम लोग खड़े हैं वो तो सॉलिड है, लेकिन उसके नीचे क्या है?
लिक्विड है। तो समझ में आया कि हम कभी अंदर नहीं गए, कैसे हमें पता चल गया कि अर्थ के अंदर लिक्विड है, ऐसे पता चल गया। समझ में आया। और अंदर का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो किससे पता चल के आया, पहले सोर्स से, वॉल्केनो से। फिर हमें पता चला किससे, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर से। कैसे पता चला, जब सुपर डीप बोरवेल में मशीन को डाला गया कि भैया आज हम खोद ही डालेंगे, आज हम इस पार से पृथ्वी को उस पार कर डालेंगे, है कि नहीं। कोई अगर ऐसे छेद लगा के इसे देखेगा ना तो उसको पृथ्वी का वो वाला पार दिखेगा। ऐसा प्लान बन गया। कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जब सुपर डीप बोरवेल में सोवियत यूनियन ने डिग करना चालू किया तो उसने देखा क्या, उसने देखा, ये मशीन ने ये फील किया, रीडिंग ये बता रही थी कि जैसे जैसे अंदर डिग करते चले जा रहे थे वैसे वैसे नीचे जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तब उन्होंने एक नया मेजरमेंट दिया। वो क्या दिया कि भैया अर्थ के नीचे जाने पर 32 मीटर जाने पर अर्थ के नीचे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, 32 मीटर गए, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बढ़ गया। फिर 32 मीटर और नीचे गए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो अप्रॉक्स आप ये कह सकते हो कि अगर आप 1 किलोमीटर नीचे गए तो आपको 3 डिग्री सेल्सियस क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा। अगर जहां हम खड़े हैं, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं, जहां आप हमसे पढ़ रहे हो, वहां पे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो 1 किलोमीटर नीचे जाओगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 33, और 1 किलोमीटर 36, 39, ऐसे 42, ऐसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि चिंटू पिंटू बन जाएगा, राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया। तो ये पता चला, टेम्परेचर से हमें ये पता चला। फिर टेम्परेचर से ही नहीं पता चला, हमें साथ ही साथ किससे पता चला, प्रेशर से भी। हमने बता रखा है बच्चों को, क्या बता रखा है आपको, हमने आपको ये बता रखा है कि भैया अगर जहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां प्रेशर क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, है कि नहीं। टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हमने ये बता रखा है बच्चों को, है कि नहीं। कि आप खुद ही एज्यूम करो, ठंडी के समय में टेम्परेचर क्या होता है, कम, लेकिन प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। गर्मी के समय में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और प्रेशर क्या होता है, कम। ये नेचर का जर्नल लॉ है। लेकिन नेचर एक्सेप्शन ला दिया। कहां एक्सेप्शन ला दिया, अर्थ के इनसाइड में जब हम जाते हैं, अर्थ के इनसाइड में जब डिग किया गया, जब बोरवेल, सुपर डीप बोरवेल में डिग किया गया तो वहां क्या पता चला कि भैया नीचे जाने पे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो उन्हें लगा चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ा मतलब प्रेशर वहां कम होगा। लेकिन जैसे जैसे मशीन नीचे जाती गई उसको प्रेशर क्या होता गया, प्रेशर महसूस और ज्यादा होता गया। तो समझ में आया भैया, अर्थ के इनसाइड जाने पर, अर्थ के अंदर जाने पर कहानी कुछ उल्टी ही है। कहानी कैसे उल्टी है कि अर्थ के अंदर आप जाओगे तो आपको टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा और प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। टेम्परेचर प्लस प्रेशर दोनों क्या मिलेंगे, ज्यादा। इस वजह से अर्थ के अंदर नहीं जाया जा सकता। इंसान का जाना या किसी भी चीज का जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जाओगे प्रेशर मिलेगा, प्रेशर से हर चीज बिगड़ जाएगी। मशीन भी जाएगा, मशीन भी प्रेशर पाके टूट जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा, चल जाएगा, पिघल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या पता चला कि इनसाइड द अर्थ जाने पर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीज व्हेन यू इंटर्ड इनसाइड द अर्थ। If you travel from crust to mantle, then temperature is increased as well as pressure also increased, and from mantle to core डबल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो समझ में आया।
नीचे जाने पर टेम्परेचर ज्यादा, नीचे जाने पर प्रेशर ज्यादा। कैसे पता चला? समझ में आ गया ना? प्रेशर कैसे ज्यादा बन रहा है? देखो नेचर ने कैसे यहां पर लॉ को उलट कर दिया। हम लोग जिस पे हैं वो क्रस्ट है। क्रस्ट किस पे टिका हुआ है? मेंटल पे। तो क्रस्ट किस पे दबाव डाल रहा है, किस पे प्रेशर डाल रहा है? मेंटल पे। ठीक है, अब क्रस्ट प्लस मेंटल किस पे टिका हुआ है? कोर पे। तो क्रस्ट और मेंटल किस पे प्रेशर डाल रहा है? कोर पे। तो क्रस्ट पे प्रेशर क्या होगा? कम। लेकिन जैसे ही आप मेंटल पे जाओगे, मेंटल पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जैसे ही आप कोर पे जाओगे तो कोर पे कौन टिका है? मेंटल प्लस क्रस्ट। तो कोर पे प्रेशर क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया? क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट से कोर तक अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब एक चीज और है, डेंसिटी। हमें देखो अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चल रहा है? बिना अंदर गए। है कि नहीं? इसलिए डरने की बात नहीं है जब तक हम जिन्ना है तो आपको डरने की बात नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, सब क्लियर करवा दूंगा। डेंसिटी आइए देखते हैं। जब डेंसिटी से कैसे पता चला? अब थोड़ा फिजिक्स पे आते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डेंसिटी इक्वल क्या होता है? डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम यही होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी क्या कहता है? डेंसिटी ये कहता है कि मान लीजिए ये चौक है, मेरे हाथ में ये चौक है। अगर ये चौक का मैं एक टुकड़ा तोड़ दूं, देखिए, अरे कहां जा रही है? ये चौक है, चौक है, चौक से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया। तो डेंसिटी ये कहता है कि अगर ये दोनों, इसी से निकले हैं ये वाला पार्ट, ये दोनों अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो इन दोनों की डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। समझ रहे हो? हम मान लेते हैं इस वाले चौक की मास कितना है? 20 ग्राम है। इसने कितना वॉल्यूम घेर रखा है? इसका आयतन हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो इस बड़े वाले चौक का जो डेंसिटी निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आएगा। अब मान लो छोटा वाला चौक लो। छोटे वाले चौक का, अब इसके तुलना में ये तो छोटा है ना, तो इसका मास भी क्या होगा? इसका वजन भी क्या होगा? कम। और ये जगह भी क्या किया है? कम घेरा है। तो मान लेते हैं छोटे वाले चौक का है 5 ग्राम और ये ऑक्युपाई किया है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भी क्या आया? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। किसने कहा एसएसटी वाले सर को फिजिक्स मैथ नहीं आती? कभी हमसे मुलाकात करके दिखाओ। देख रहे हो, मैथ सॉल्व कर दिए ना। तो हमने क्या देखा कि दोनों अगर सेम मटेरियल से बने हैं तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी? दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। हाँ या ना? दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। जब दोनों की डेंसिटी सेम होगी, समझ में आया? तो डेंसिटी से क्या पता चला? अगर सेम मटेरियल से कोई चीज बना है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो आपने कहा चलिए सर आपने थोड़ा फिजिक्स मैथ तो बता दिया, अब बताइए इसका पृथ्वी से क्या लेना देना? हमको तो एसएसटी में पढ़ना है, आप मैथ घुसा दिए इसमें, फिजिक्स घुसा दिया। आइए देखते हैं। तो ये देखा गया भैया कि ये मान लीजिए पृथ्वी है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की जो डेंसिटी होगी वही तो इसके एक टुकड़े की भी डेंसिटी होगी, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो एक ही मटेरियल से, अगर पूरी पृथ्वी एक मटेरियल से बनी है तो जो पूरे पृथ्वी की डेंसिटी होगी वही उसके एक टुकड़े की भी तो डेंसिटी होगी। अभी हमने निकाल के देखा तो लोगों ने कहा वाह क्या दिमाग है। हमने कहा चलो निकाल के देख लेते हैं। हमने एक टुकड़ा निकाला और निकाल के इसको देखा, भैया इसकी डेंसिटी देखो क्या इस पूरे अर्थ की डेंसिटी के बराबर है, हाँ या ना? तो कहें ठीक है निकालो।
तो निकालने पे पता चला कि भैया इस एक टुकड़े की डेंसिटी इसकी तुलना में क्या है, आधी है। इसकी तुलना में क्या है, लेस है, कम है, कम है। मतलब अभी अभी हमने फिजिक्स पढ़ के आए हैं हम, और फिजिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है, फिजिक्स में हमने ये पढ़ रखा है कि भैया जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाते जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, अरे सॉरी, कि डेंसिटी क्या होगी, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब तब ये समझ में आया कि अर्थ जो है वो सेम मटेरियल से नहीं बना है। समझ में आया? अर्थ के एक टुकड़े की डेंसिटी पूरे अर्थ की डेंसिटी से क्या है, आधी है। दैट मीन्स हमने ऊपर वाला टुकड़ा उठाया था, इसका मतलब ऊपर वाला टुकड़ा अलग मटेरियल से बना है, उसके नीचे वाला टुकड़ा अलग मटेरियल से बना होगा, और उसके नीचे वाला टुकड़ा अलग मटेरियल से बना होगा। दे आर नॉट मेड बाय सेम मटेरियल, वो सब सेम मटेरियल से नहीं बने होंगे। ये निष्कर्ष निकाला गया, तब समझ में आया, तब आपको पढ़ाया गया, तब आपको रटवाया गया कि भैया ये जो क्रस्टवा है ना, ये जो क्रस्टवा है ना, क्रस्टवा की डेंसिटी कम है, किससे, मेंटलवा से। किससे, मेंटलवा से क्रस्टवा की डेंसिटी क्या है, कम है। और मेंटलवा की डेंसिटी किससे कम है, कोरवा से। किससे, कोर से। तब कहा अच्छा जब ऐसी बात है तो बताओ, तब ये बताया गया कि भैया क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, क्रस्ट किससे बना है, क्रस्ट बना है सियाल से। मेंटल किससे बना है, उससे भारी। अगर सेम होते तो डेंसिटी सेम होती, इससे भारी मेटल से, इससे भारी धातु से, इससे भारी एलिमेंट से ये बना है मेंटल, जिसे बोला गया सीमा। और कोर, कोर इन दोनों से भारी से बना है। कोर किससे बना है, नीफे। हर चीज में लॉजिक है, रट रहे हो तो ऐसे ना रटो, क्या लॉजिक है। आओ प्रसूतर की क्लास में तब पता चलेगा, आलतू फालतू क्लास में जाओगे तो कहां से पता चलेगा। सियाल, एस आई, एस आई मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम। समझ में आया? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से क्या बना है, क्रस्ट। मेजरली पार्ट में क्रस्ट की क्या है, सियाल है। मेंटल, मेंटल में सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीज। नीफे, नीफे से क्या बना है, कोर। नीफे मतलब निकिल, निकिल प्लस फेरस, फेरस मतलब लोहा। इससे क्या बना है, कोर। समझ में आया? कोर सबसे भारी तत्वों से बना है, एलिमेंट से बना है, उससे हल्के तत्वों से मेंटल, उससे हल्के तत्वों से क्रस्ट। क्रस्ट में मेजरली कौन सा एलिमेंट है, सियाल। सिलिका प्लस एल्युमिनियम। मेंटल में क्या है, सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीज। और कोर में नीफे, निकिल प्लस फेरस। अब समझ में आया? बिना नीचे गए हमें पता चल गया, इसे बोलते स्मार्ट वर्क। समझ गए? गधा मजदूरी करते अब तक में स्वाहा होते। हमने ऊपर से ही जान लिया कि नीचे क्या है। अब आते हैं इसको और तोड़ते हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? जो भी टॉपिक न समझ में आ रहा हो, जो भी पॉइंट न समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आया। समझ में आया? अब आइए थोड़ा इसको और हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये तो मेजर पार्ट है, अब माइनर पार्ट में इसको तोड़ते हैं। किस पार्ट में, माइनर पार्ट में। ये मान लीजिए हम अर्थ को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं मेजर पार्ट में।
किस पार्ट में? मेजर पार्ट में। अभी तक तो माइनर पार्ट में। अभी तक तो हम लोग सिर्फ किस मेजर पार्ट देखे थे ना, और पार्ट 1 में मैंने हल्का ऊपर ऊपर से बताया था। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जादू होने वाला है। क्या होने वाला है? जादू। सबसे ऊपर आएगा, हमने क्या किया, हमने क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्रस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। मेंटल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है। फिर हमने कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा? आउटर कोर और फिर इनर कोर। आउटर कोर एंड इनर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, चमत्कार देखिए, हमने क्या पढ़ रखा है। देखिए, हम जहां खड़ा, चिंटुआ जहां खड़ा है हमारा, चिंटुआ जहां खड़ा है उसको हमने 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो क्रस्ट जो है 0 किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक है? 30 किलोमीटर तक। 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। ठीक है। 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक क्या है? अपर मेंटल है। 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या है? मिडिल मेंटल है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक क्या है? आपका लोअर मेंटल है। ठीक है। और 5150 किलोमीटर से लेकर, कुछ गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया, 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक क्या है? मिडिल मेंटल। 2900 किलोमीटर तक क्या है? 2900 किलोमीटर तक है आपका लोअर मेंटल। ठीक है। 5150 किलोमीटर तक क्या है? आपका आउटर कोर। और 6370 किलोमीटर तक क्या है? इनर कोर। ध्यान से देखिए, 0 किलोमीटर जहां चिंटू हमारा खड़ा है वो अपर क्रस्ट है। 0 से 30 किलोमीटर हमने क्या बोल दिया? लोअर क्रस्ट है। और ये पूरा कैसा है? सॉलिड है। ये पूरा कैसा है? सॉलिड है। ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है सियाल से। ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है सियाल से। 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक अपर मेंटल है। कौन सा मेंटल है? अपर मेंटल है। अपर मेंटल है। कौन सा मेंटल है? अपर मेंटल। अपर मेंटल भी कैसा है? सॉलिड है। अपर मेंटल भी कैसा है? सॉलिड है। ठीक है। अब 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल तक, ये कैसा है? ये लिक्विड है। ये कैसा है? लिक्विड है। 2900 किलोमीटर से लेकर आउटर कोर, देखिए 2900 किलोमीटर से कहां तक आउटर कोर है? 5150 किलोमीटर तक। ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? लिक्विड है। और 5150 से लेकर 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर तक क्या है? इनर कोर है। और ये कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? सॉलिड है। अब देखिए, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, लेकिन ये बना किससे है? नीफे से। किससे बना है? नीफे से। और अपर मेंटल सॉलिड है, लोअर मेंटल और मिडिल मेंटल क्या है? लिक्विड है। लेकिन ये बना किससे है? ये बना है आपका सीमा से। किससे बना है? सीमा से। ठीक। अब देखिए, अब मेरे साथ बोलिए, सॉलिड, 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 सॉलिड,
लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड। ऊपर के दो सॉलिड, सबसे नीचे वाला सॉलिड, बाकी पूरा क्या है? लिक्विड। ऊपर के दो सॉलिड, नीचे का लास्ट वाला सॉलिड, बाकी पूरा क्या है? बाकी पूरा लिक्विड है। समझ में आया? अब देखिए, 0 से लेकर 200 किलोमीटर जो पूरा सॉलिड है, 0 से लेकर देखो 200 किलोमीटर पूरा सॉलिड है, इसी को बोला गया है लिथोस्फेयर। क्या बोला गया है? लिथोस्फेयर। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इक्वल्स टू लिथोस्फेयर। व्हेन वी कंबाइन क्रस्ट एंड अपर मेंटल, कंबाइन रूप में इसी को क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, तो 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक क्या है? लिथोस्फेयर है। अब लिथोस्फेयर के बाद आओ, देखो 0 से लेकर 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक क्या है? लिथोस्फेयर। अब 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक एक ऐसा एरिया है, दो सॉलिड के बाद डायरेक्ट लिक्विड नहीं है, सॉलिड के बाद बीच में एक ऐसा स्टेट है जो स्पंज के फॉर्म में, ना बहुत ज्यादा सॉलिड है और ना बहुत ज्यादा लिक्विड है। वो कैसा फॉर्म में है? स्पंजी फॉर्म में है। जैसे जेली टॉफी देखे हो ना बहुत ज्यादा वो लिक्विड है ना बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो वैसे ही एक एरिया है जिसको बोला गया है एस्थेनोस्फेयर। क्या बोला गया है? एस्थेनोस्फेयर। हालांकि कहीं कहीं बुक में किसी किसी जगह पे आपको 100 किलोमीटर से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 100 से अगर 700 किलोमीटर भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेनली ज्यादातर हमें कहां से कहां तक मिलता है? 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक के एरिया में हमें एक ऐसा जगह मिलता है जो कैसे है, जो आपका न मॉल्टन फॉर्म में है न ही सॉलिड फॉर्म में है, स्पंजी फॉर्म में है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर क्या है? एरिया बिटवीन 200 किलोमीटर एंड 700 किलोमीटर, दिस एरिया इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। एंड ये एरिया कैसा है? दिस एरिया इज टोटली स्पंज टाइप एरिया। स्पंज टाइप एरिया मतलब समझ रहे हो ना बहुत ज्यादा सॉलिड ना बहुत ज्यादा लिक्विड। ये था आपका इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ एकदम डिटेल में। अब बता दो कोई समस्या परेशानी, जी घबराना, जी बिचलाना, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें तुरंत। बताइए यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? मुझे नहीं लगता होगी। ठीक है, हमने एकदम डिटेल में एकदम व्यवस्थित ढंग से क्या देखा? इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, एंडोजेनिक फोर्स जहां से निकलती है और जो अर्थ पे लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। अगर ये समझ में आ गया तब हम आगे बढ़े। और आगे हम कहां बढ़ेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे जब ये समझ में आ गया तो भैया अर्थ का इंटीरियर पार्ट समझ में आ गया, तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से फोर्स निकल रही है जो अर्थ के सरफेस अर्थात अपर क्रस्ट पे क्या कर रही है? अपर क्रस्ट पे कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्या है पहले ये तो समझिए। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक? द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक है। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स किसके वजह से? किसके वजह से? causes by energy which comes from inside the earth. What is plate tectonic? Plate tectonic is a movement of upper crust या movement of plates causes by energy which comes from inside the earth. समझ में आया? What is plate tectonic? Plate tectonic is a movement of plates or movement of upper crust
कॉजेज बाई एनर्जी विच कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। प्लेट टेक्टोनिक एक प्रकार का क्या है, प्लेटों का मूवमेंट है। और ये प्लेटों का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कुछ एनर्जी है जो इनसाइड द अर्थ है, जो क्या करवा रही है, इन प्लेटों को मूव करवा रही है। यही है प्लेट टेक्टोनिक। और इसी प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी बहुत लोगों ने दी, जिसका नाम बोला गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आई होप यू गॉट इट व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से। नाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बहुत से लोगों ने दिया, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एफ बी टेलर के बाद इसको मॉडिफाई किया किसने, वैगनर ने, है कि नहीं। वैगनर के बाद आपको दिखेंगे मैकेंजी, है कि नहीं। ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने समय समय पर इस प्लेट टेक्टोनिक में क्या किए, आमूलचूल परिवर्तन किए। लेकिन जो सबसे कारगर माना जाता है वो किसे माना जाता है, वैगनर को। द थ्योरी वॉज गिवन बाय वैगनर इन 1912। अब हम हर एक थ्योरी नहीं पढ़ना है, हम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। तो जब क्लास 9 में पढ़े तो हम इनका नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री की तरह, बोर के मॉडल को, फिर रदरफोर्ड के मॉडल को, फिर फलाने डिमाके सबके मॉडल को नहीं पढ़ना है। हमको बस ये पढ़ना है कि इन सब ने जो थ्योरी दी उसमें सबसे बेसिक थ्योरी किसकी थी, वैगनर की थी। इसी के इर्द गिर्द सारी थ्योरी घूमी। तो ये थ्योरी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या था, वही हमको समझना है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कहा गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो पहली बात ये की गई कि भैया देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये कहा गया, वैगनर साहब 1912 में दिया। इन्होंने ये कहा कि ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ पहले ऐसा नहीं था। ये जो हमारी अर्थ है ये पहले ऐसा नहीं था। पहले तब कैसा था, पहले इस पे क्या था, वाटर बॉडी था। जगह जगह क्या था, मतलब हर जगह क्या था, पानी ही पानी। और बीच में एक लैंड था, बीच में एक क्या था, लैंड था। बीच में लैंड और उसके चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी, वाटर बॉडी और बीच में लैंड बॉडी। इसी वाटर बॉडी को क्या कहा गया, वाटर बॉडी को कहा गया पैंथलासा। क्या कहा गया, पैंथलासा। इस वाटर बॉडी को क्या कहा गया, पैंथलासा। और जो ये आपका लैंड बॉडी थी इसको कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया, पेंजिया। पहले ऐसा था 100 मिलियन ईयर एगो, 100 मिलियन साल पहले हमारा अर्थ ऐसे था। जो आज आप 7 कॉन्टिनेंट में देखते हो ऐसा नहीं था, पेंजिया पैंथलासा। फिर समय समय पर क्या हुआ, अब देखो ये भारी चीज क्या है, भारी वाला पार्ट कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, जो सबसे ज्यादा होगा वही सबसे भारी होगा। तो सबसे भारी कौन है, सबसे भारी है ओशियनिक प्लेट, अर्थात पानी वाला पार्ट। और छोटा सा कौन सा है, लैंड प्लेट। तो कमजोर और इस भारी प्लेट का क्या होता रहा, टक्कर होता रहा। कमजोर और भारी प्लेट का क्या होता रहा, टक्कर। अब ये छोटा सा पार्ट है, ये क्या है, ये हमारा है पेंजिया। ये इतना बड़ा है, ये हमारा क्या है, पैंथलासा। इन दोनों का टक्कर होता रहा। टक्कर में ज्यादा नुकसान किसको पड़ेगा, जो भारी होगा या जो कमजोर होगा। जो कमजोर होगा उसी को ज्यादा नुकसान होगा, भारी को कम नुकसान होगा। तो कमजोर वाला क्या होगा, कमजोर वाला टूटेगा, है कि नहीं। तब क्या हुआ, ये जो हमारा अर्थ था, ये अर्थ क्या हुआ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में। ठीक है, ये जो वाटर बॉडी थी, ठीक है। अर्थ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। बीच में ये क्रैक हो गया, ये पूरा जो लैंड बॉडी था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस ऊपर वाले पार्ट को कहा गया क्या, इसको कहा गया ओंडवाना लैंड। क्या कहा गया, ओंडवाना लैंड। और नीचे वाले पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। ओंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड, इसी को कहा गया लॉरेशिया। ऊपर वाले पार्ट को लॉरेशिया भी कहा गया। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और फिर जब समय बीता, लगभग
50-60-70 मिलियन ईयर एगो, तब ये जाकर आज अपने एक्चुअल फॉर्म में है। जैसा आप देखते हो कि यहां पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरेशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तब जाके आज एक्चुअल फॉर्म में ये ऐसे आया है। तो ये जो प्लेट का मूवमेंट है ये कोई सडन इंसिडेंट नहीं है, ये 100 मिलियन ईयर एगो से चालू हुआ कहानी है, 100 मिलियन ईयर एगो। और आज प्रेजेंट में ये ऐसा है, और जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहेगा, इट माइट बी चेंज, हो सकता है कि क्या हो जाए, चेंज हो जाए। चेंज होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, धीमी है, तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज है। ना ये पहले ऐसा था, ना आज ऐसा है, ना आने वाले समय में ऐसा रहेगा, ये समय समय पर चेंज होता रहेगा। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है, हमने ये समझा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समय समय पर बहुत लोगों ने दिया, लेकिन जो बेसिक थ्योरी है वो किसकी है, वैगनर साहब की है। किसने कब दिया था, 1912 में दिया था। क्या बताया था, ये बताया था मेजर पार्ट। ठीक, दूसरी बात इन्होंने ये बताई, अभी हमने पढ़ रखा है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में, इन्होंने बताया कि जो सियाल है ना, सियाल से क्या बना है, सियाल से क्या बना है, क्रस्ट। सियाल से क्या बना है, क्रस्ट। इन्होंने कहा ये जो सियाल है ना, सियाल जो है सीमा पे तैर रहा है। सियाल जो है किस पे तैर रहा है, सीमा पर। सियाल जो है सीमा पे तैर रहा है, अर्थात सियाल किस पे तैर रहा है, मेंटल पर। और सीमा किस पे तैर रहा है, सीमा तैर रहा है नीफे पे। सीमा किस पे तैर रहा है, नीफे, अर्थात कोर पे। सियाल तैर रहा है किस पे, सीमा पे। सीमा किस पे तैर रहा है, नीफे पे। सियाल, सीमा, नीफे, तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे तैर रहे हैं। किसने बताया, किस थ्योरी में बताया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ये चीज हुआ, ये था आपका क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमें 7 प्लेटें हैं, ये 7 प्लेटें हैं। ये जो सियाल है ना, जो क्रस्ट है, क्रस्ट पे टोटल कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं, जो किस पे तैर रही हैं, सीमा पे। किस पे तैर रही हैं, सीमा पे, ठीक है, किस पे तैर रही हैं, सीमा पे। और नीचे आपको पता है सॉलिड है, इनर कोर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये 7 मेजर प्लेट क्या क्या है, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं ये मेजर 7 प्लेट क्या क्या है। ये मेजर 7 प्लेट्स क्या क्या है, ठीक है। मेजर 7 प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद जो आज मेजर 7 प्लेट हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है आपका पैसिफिक ओशियानिक प्लेट, पैसिफिक ओशियानिक प्लेट। दूसरा आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तीसरा साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरा साउथ अमेरिकन प्लेट। चौथा है आपका अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, चौथा है आपका अफ्रीकन प्लेट। पांचवा है आपका यूरेशियन प्लेट, पांचवा है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यहां लिख दे रहे। छठा आपका है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आज आपको दिख रहा होगा कि ये इंडियन प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट से मिली हुई है, जिसी का कारण है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। समझ में आया, इंडोजेनिक फोर्स, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक कैसे हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉजेस बाय एनर्जी कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ से आया, उसने इंडो को ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग कर दिया और धप से आके यूरेशियन प्लेट से जुड़ा, तब हमें क्या मिला,
एक लैंड फॉर्म अपर क्रस्ट पे, जिसको हमने क्या कहा, माउंटेन। तो माउंटेन बन रहा है किसके कारण, एंडोजेनिक फोर्स। समझ रहे हो, वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है किसके कारण, एंडोजेनिक फोर्स। अर्थ के कारण किसके कारण, एंडोजेनिक फोर्स। समझ रहे हो, प्लेट मूवमेंट किसके कारण कर रहे हैं, प्लेट का मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, एंडोजेनिक फोर्स। समझ गए, एंडोजेनिक फोर्स होता तो ये सब कुछ ना दिखता आपको। इसलिए पूजा करनी है तो किसकी करो, एंडोजेनिक फोर्स की करो। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सातवां अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं 7 कॉन्टिनेंट को ही 7 प्लेट समझ लेते हैं। नो नो, दैट्स रॉन्ग। 7 प्लेट्स हैं, इन 7 प्लेट से 7 कॉन्टिनेंट बने हैं, जो आप लोग बचपन से रखते आ रहे हो, है कि नहीं। इसीलिए किसी भी प्रकार की भ्रांतियां हो, कम टू माई क्लास, आई विल क्लियर ऑल द मिसकंसेप्शंस। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी प्लेट है, बिगेस्ट प्लेट कौन सी है, पैसिफिक ओशनिक प्लेट। सबसे छोटी कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट है साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये था आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा खत्म हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो अब हम देखेंगे कि अभी आपने बताया कि सियाल सीमा पे, सीमा नीचे पे तैर रहा है, और जो प्लेटें हैं ये मूव कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं सर जी, गुरु जी, तो ये बताइए ये हमें दिख क्यों नहीं रही, दिख इस वजह से नहीं रही क्योंकि बहुत धीमे जा रही हैं। चलिए ठीक है, ये भी मान लिए। तो ये बताइए, ये प्लेटें मूव कर रही हैं, तो ये मूव कैसे करती हैं, ये पर्वत फिर कैसे बनते हैं, ये वॉल्केनो का भी इफेक्ट होता है। कौन सी प्लेट आएगी तो वॉल्केनो आएगा, कौन सी प्लेट जाएगी तो माउंटेन होगा। कभी आपने सोचा है कि माउंटेन हमेशा ज्यादातर कंट्रीज के वेस्टर्न पार्ट पे ही क्यों है। कभी आपने सोचा है कि अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको माउंटेन, गोल्डन माउंटेन भी दिख रहा है, उसके पीछे वॉल्केनो भी दिख रहा है, इंडिया में क्यों नहीं है। कभी आपने सोचा है ये सब, नहीं सोचा है। क्यों सोचोगे, यहां तक था के पढ़े हो, जब पढ़े हो तो क्यों सोचोगे, है कि नहीं। सोचने का काम तो सर का है, सर सोचवाएंगे तो सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे, क्या बात है। चलिए आइए देखते हैं अब प्लेटों का मूवमेंट। प्लेट कितनी है, 7 है, और प्लेट क्या कर रही है। अच्छा, मेजर प्लेट आपने 7 पढ़ा, अगर हम कहें बेसिक प्लेट कितनी है, तो आप कहोगे 2 ही तो है बेसिक प्लेट। बेसिक प्लेट तो 2 ही है, एक तो जो पानी वाला है ओशियानिक प्लेट है, और एक कौन सा है, एक आपका लैंड प्लेट है। बेसिक प्लेट कितनी है, 2 ही है, इन्हीं से मिलकर 7 प्लेट बनी है। समझ रहे हो कि नहीं। तो बेसिक प्लेट कितनी है, ओशन है या तो लैंड है। ठीक, ओशन है या तो लैंड है, और ओशन लैंड से क्या है, नीचे है। ओशन लैंड से क्या है, नीचे भी है, बीनीथ भी है, और ज्यादा मात्रा में भी है। तो भारी प्लेट हमेशा कौन सी होगी, भारी प्लेट हमेशा कौन सी होगी, ये वाली। हैवी कौन होगी, हैवी कौन होगी, ओशन। लैंड प्लेट क्या होगी, लाइट होगी। किसके कंपैरिजन में, ओशियानिक प्लेट के कंपैरिजन। गॉट इट। अब देखो प्लेटों का मूवमेंट, मूवमेंट कैसे होता है। तो प्लेट 3 तरीके से मूव करती हैं। प्लेट मूवमेंट, प्लेट का मूवमेंट 3 तरीके से होता है। पहला, प्लेट का मूवमेंट कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से। पहला कन्वर्जेंट मूवमेंट, दूसरा डाइवर्जेंट मूवमेंट, और तीसरा पैरेलल मूवमेंट। तीसरा पैरेलल मूवमेंट, पहला कन्वर्जेंट मूवमेंट, दूसरा डाइवर्जेंट मूवमेंट, और तीसरा पैरेलल मूवमेंट। यही 3 मूवमेंट हैं जो होते हैं। ओशन प्लेट या लैंड प्लेट या कोई भी प्लेट हो, प्लेट हमेशा क्या करेंगे,
या तो कन्वर्जेंट करेंगे, या तो डाइवर्जेंट करेंगे, या तो पैरेलल मूवमेंट उनका होगा। अब कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कन्वर्जेंट मूवमेंट मतलब होता है दो लोगों का मिलन। दो लोग क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। दो लोग क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, है कि नहीं। When two plates are, जब दो प्लेटों का क्या होगा, मिलन होगा, कन्वर्जन होगा, कन्वर्ज होंगे जब वो, है कि नहीं। तो वो कौन सा मूवमेंट है प्लेटों का, कन्वर्जेंट मूवमेंट है। अब चाहे वो लैंड प्लेट हो, चाहे ओशन प्लेट हो, चाहे लैंड और ओशन प्लेट हो, वो हमें नहीं मतलब। हम बस ये देख रहे हैं कि प्लेट कितने तरीके से मूव करती है, तीन तरीके से। या तो प्लेट आपस में आके मिलेंगी, आपस में आके कोलाइड करेंगी, आपस में आके टकराएंगी। डाइवर्ट, अब डाइवर्ट का मतलब क्या है, जब प्लेटें आपस में क्या होंगी, दूर भागेंगी। ठीक है। कन्वर्जेंट, प्लेटों का आपस में कोलाइड करना। डाइवर्जेंट, दूर जाना। पैरेलल मूवमेंट, जब वो क्या करेंगे, पैरेलली करेंगे, पैरेलल चलेंगे ऐसे। एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, ठीक है। एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है। जब ऐसे वाला मूवमेंट होगा, वो कौन सा मूवमेंट है, पैरेलल मूवमेंट। ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब दोनों लोग मिल रहे हैं, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। समझ रहे हो, प्लेट कह रही है हम तेरे बिना रह नहीं सकते। डाइवर्जेंट मूवमेंट, हम तेरे साथ नहीं रह सकते, दूर जा रही है, हम तेरे बिन नहीं रह सकते। कन्वर्जेंट, हम तेरे साथ नहीं रह सकते। डाइवर्जेंट, पैरेलल मूवमेंट, हम तेरे बिन भी नहीं रह सकते, हम तेरे साथ भी नहीं रह सकते, बस हम गुजारा करेंगे, देख के गुजारा कर लेंगे। पैरेलल मूवमेंट, है कि नहीं। एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से जा रही है, न साथ रहना है न दूर रहना है, बस ऐसे देख के निकल जाना है। तो ये मूवमेंट कौन सा मूवमेंट हो गया, पैरेलल मूवमेंट। तो प्लेट का मूवमेंट तीन तरीके से होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। आई होप यू गॉट इट। बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। अब इससे आसान भाषा में सिर्फ भगवान ही समझा सकते हैं, या तो धरती पर मैं समझा सकता हूं, अगर धरती के बाद अगर कहीं समझना है धरती के लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता इससे आसान भाषा में समझा सकता हूं। अगर इससे भी आसान भाषा में समझना हो तो अब सिर्फ गॉड, वही है बस। ठीक है, प्लेट मूवमेंट समझ में आया। अब मूवमेंट किसका किसका होगा, अब प्रोबेबिलिटी लगाओ, मूवमेंट किसका किसका होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या पैरेलल मूवमेंट किसका होगा, लैंड का होगा या तो ओशन का होगा। या तो मान लो दो लैंड प्लेट होंगी जो या तो कन्वर्जन करेंगी या डाइवर्जन करेंगी या तो पैरेलल मूवमेंट करेंगी, लैंड लैंड। या फिर दो क्या होंगी, ओशन ओशन ही होंगी। या तो दो लैंड प्लेटों का आपस में कन्वर्जन होगा, डाइवर्जन होगा, या तो पैरेलल मूवमेंट होगा। या दो ओशन प्लेटों का आपस में कन्वर्जन होगा, डाइवर्जन होगा, या तो पैरेलल मूवमेंट होगा। या तो एक प्लेट ओशन होगी और एक प्लेट क्या होगी, लैंड होगी। एक प्लेट ओशन होगी और एक प्लेट क्या होगी, लैंड होगी। यही तीन तरीका है प्लेटों का, कन्वर्जन, डाइवर्जन या फिर पैरेलल होने का। या तो लैंड लैंड होंगी, या तो ओशन ओशन होंगी, या तो एक ओशन एक लैंड होगी। समझ रहे हो कि नहीं। अब मूव कैसे करेंगे, इन तीन तरीकों से करेंगे, या तो कन्वर्जन होगा, या तो डाइवर्जन, या तो पैरेलल। और ये कौन करेगा, या तो लैंड करेगा या तो ओशन करेगा। या तो लैंड लैंड आपस में कर ले, या तो ओशन ओशन आपस में कर ले, या तो लैंड ओशन कर ले। ठीक। अब आपको कॉमन सेंस मैंने पहले ही बता दिया है, भारी कौन सी होगी, अगर लैंड और ओशन कर रही होंगी तो ओशन, हमेशा भारी कौन होगी, ओशन। ओशन ओशन कर रहे हैं तो देखेंगे कौन सा ओशन बड़ा है और कौन सा ओशन छोटा है। लैंड लैंड में भी ऐसे देखेंगे कि कौन सा लैंड बड़ा है, कौन सा लैंड छोटा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि माउंटेन कब बनेगा, वोल्केनो कब बनेगा। कभी आपने सोचा है कि वेस्टर्न पार्ट में ही हमेशा क्या होता है, वेस्टर्न पार्ट में ही हमेशा माउंटेन क्यों होते हैं, हर कंट्री के मेजरली, और उसके जस्ट पीछे ही क्यों वोल्केनो इरप्ट होता है, और इंडिया जैसी कंट्री में क्यों नहीं इरप्ट हुआ। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, लैंड लैंड का।
अगर मान लीजिए एक लैंड ये है, एक लैंड प्लेट और एक लैंड प्लेट ये है, दो लैंड प्लेट है, ठीक है। इसमें एक भारी है, मान लीजिए ये क्या है, ये हैवी है, ये क्या है, ये लाइट है, ये हल्की है, ठीक है। और दोनों का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी कन्वर्जन होगा तो ये बताओ भारी प्लेट क्या होगी, नीचे चली जाएगी, जो हैवी प्लेट होगी वो क्या होगी, नीचे चली जाएगी, और जो लाइटर प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, वो ऊपर रह जाएगी। जो लाइटर प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। जो लाइट वाली होगी, जो लाइट वाली होगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अरे आप ऐसे समझो ना, एक भारी किताब लो और एक हल्का सा वो लो, कागज लो, और दोनों का टक्कर करवाओ, देखो कौन मुड़ेगा, मुड़ेगा कौन, जो हल्की होगी। हल्की वाली क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। एक हल्का पेज लीजिए और दोनों का आपस में टक्कर करवाइए। तो जब आप दोनों का आपस में कोलिजन करवाएंगे, टक्कर कराएंगे, तो आप देखेंगे क्या, हल्की प्लेट क्या होगी, फोल्ड होगी, और जो भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर मान लीजिए दोनों लैंड है तो लैंड वाली भारी होगी। अब चूंकि ये सॉलिड है तो दोनों में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण ये बहुत नीचे तक सबडक्ट नहीं हो पाएगी। तो ये जो है बहुत मेंटल के बहुत ही नजदीक जाके रुक जाएगी, है कि नहीं, कहीं ना कहीं लॉक हो जाएगी। और लेकिन यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। तो जब दो लैंड प्लेट आपस में कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन होता है, जब दो प्लेट आपस में कन्वर्जन करती है, चूंकि ये सॉलिड होने के कारण जो हैवी वाली है वो बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती। जब बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती तो हमें फोल्डेड माउंटेन तो दिखता है, लेकिन फोल्डेड माउंटेन के पीछे हमें क्या नहीं दिखता है, वॉल्केनो नहीं दिखता है, वॉल्केनो हमें नहीं दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां जहां दो लैंडों का आपस में क्या हो रहा होगा, कन्वर्जन हो रहा होगा, है कि नहीं, कन्वर्जेंट हो रहा होगा, तो वहां वहां क्या हो रहा होगा, वहां वहां फोल्डेड माउंटेन तो बन रहा होगा, लेकिन माउंटेन के पीछे क्या नहीं होगा, आपको वॉल्केनो देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है, आपने देखा होगा कि जो हमारा यूरेशिया वाला प्लेट है, जब यूरेशियन प्लेट से, ये मान लीजिए हमारा यूरेशियन प्लेट है, और जब इस यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराया तो हमें जो है माउंटेन तो दिखा, हिमालयन माउंटेन तो दिखा, लेकिन माउंटेन के पीछे हमें वॉल्केनो नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि यूरेशियन प्लेट क्या है, हैवी है, और ये जो आपका इंडियन प्लेट है ये क्या है, ये जो इंडियन प्लेट है ये क्या है, ये लाइटर है, हल्की है। तो जब दोनों का कन्वर्जेंट हुआ तो कन्वर्जेंट होने से क्या हुआ, भारी प्लेट इसके नीचे चली गई और ये हल्की प्लेट मुड़ गई, तो ये फोल्डेड माउंटेन बना। तो लेकिन ये भारी प्लेट बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाई, इस वजह से सिर्फ फोल्डेड माउंटेन बना, क्योंकि ये मेंटल तक नहीं पहुंच पाई। इस वजह से ये ना तो मेल्ट हुई और ना ही फिर कन्वेक्शन वेव तोड़कर क्या बनाई, वॉल्केनो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया में दो लैंड प्लेट आपस में कन्वर्जन हो रहा है, जिस वजह से हमें माउंटेन के पीछे क्या नहीं दिखता है, वॉल्केनो नहीं दिखता है। ठीक, अब मान लीजिए यहीं पे दो वाटर बॉडी है। अभी हमने दो लैंड प्लेट देखा, अब दो वाटर बॉडी देख ले। ये भी ओशियनिक प्लेट है, ये कैसी है, ये हैवी है, और ये कैसी है, ये लाइट है, और ये भी क्या है, ये भी ओशियनिक प्लेट है, और दोनों का आपस में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तो जो हैवी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर होगी। अब चूंकि दोनों ओशन है, तो दोनों के कन्वर्जन से कुछ होगा नहीं। तो दो जब ओशन प्लेट आपस में कन्वर्जेंट होता है तो उससे हमें कुछ भी फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वहां पे हमें किसी भी प्रकार का फोल्ड वगैरह देखने को, फोल्डेड माउंटेन वगैरह देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं कि जब दो ओशियनिक प्लेट, अभी हम सब कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं तो पहले कन्वर्जेंट देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक ओशियनिक प्लेट है और दूसरा लैंड प्लेट है, दूसरा क्या है, लैंड प्लेट है। तो आपको पता है लैंड प्लेट क्या होगी, ओशियनिक प्लेट के कंपैरिजन में लाइटर होगी, है कि नहीं, हल्की होगी। तो क्या होगा, ओशियनिक प्लेट कहां जाएगा, नीचे जाएगा,
ये नीचे सबडक्ट करेगा और लैंड प्लेट कहां होगा, ऊपर होगा, और यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा, हमें माउंटेन तो दिखेगा ही, चूंकि ये ओशन है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होकर लॉक नहीं होगा, ये नीचे तक जाएगा, और जब ये नीचे तक जाएगा तो नीचे है क्या, मैग्मा, और मैग्मा फिर क्या करेगा, इसको तोड़ के यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, वॉल्केनो होगा, इसका किसका फॉर्मेशन होगा, वॉल्केनो होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन प्लस हमें वॉल्केनो कहां देखने को मिलेंगे, जहां पर एक ओशियनिक प्लेट होगी और एक लैंड प्लेट, और उन दोनों का आपस में क्या हो रहा होगा, कन्वर्जन हो रहा होगा। लैंड प्लेट और ओशियनिक प्लेट का जब आपस में कन्वर्जन हो रहा होगा, तब हमें माउंटेन के साथ साथ वॉल्केनो भी देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो समझ में आया कि ओशन प्लेट लैंड प्लेट जब आपस में कन्वर्जन हो रहा होगा तब हमें देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल हम आपको दिखाएं, देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, और ये है आपका पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से भारी है, अब इन दोनों का कन्वर्जन हो रहा है, तो पैसिफिक ओशन नीचे गई, ये दोनों ऊपर हुई, और यहां पर क्या बना, यहां पे बना फोल्डेड माउंटेन। तो आपको पता चला कि वेस्टर्न पार्ट में ही फोल्डेड माउंटेन क्यों बन रहा है, इसका रीजन ये है कि देखो यहां पे बना फोल्डेड माउंटेन, अब चूंकि ये लिक्विड है ना, तो ये मेंटल तक जाएगी, और जब मेंटल तक जाएगी तब कन्वेक्शन वेव और तेजी से क्या होगी, ऊपर आएगी, और हमें यहां पे इसके पीछे क्या देखने को मिलेगा, हमें इसके पीछे देखने को मिलेगा वॉल्केनो। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केनो। समझ में आया? इंडिया में क्या था, इंडिया में लैंड आपस में टक्कर कर रहे थे, इसलिए हमें सिर्फ क्या देखने को मिला, माउंटेन। तो जब लैंड का आपस में कन्वर्जन होगा तो सिर्फ माउंटेन देखने को मिलेगा, जब ओशन और लैंड का आपस में कन्वर्जन होगा तो माउंटेन, और माउंटेन के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केनो। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब आप देखिएगा, अब आपका नजरिया बदल जाएगा, अब आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा इस टॉपिक के बाद। अब आप जब भी मैप उठा के देखेंगे तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कहां कहां ओशन और लैंड का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तो जहां जहां कन्वर्जन हो रहा है वहां आपको माउंटेन भी दिखेगा, और माउंटेन के साथ साथ वॉल्केनो देखने को मिलेगा, और जहां जहां लैंड का कन्वर्जन हो रहा है वहां सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन। और चूंकि ये कन्वर्जन बार बार हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है, इस वजह से आप सुने होंगे कि माउंट एवरेस्ट हर साल 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 8848 किलोमीटर। आज सुने होंगे 8850 सेंटीमीटर, है कि नहीं, मीटर। तो ये कैसे सुन रहे हो, हर साल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये उधर ठेल रहा है, ये उधर उसको पुश कर रहा है, और यूरेशियन प्लेट इधर पुश कर रहा है, तो ये फोल्ड बनता चला जा रहा है और ऊंचा होता चला जा रहा है। समझ में आया? अब देख लेते हैं डाइवर्जन को, इतना डिटेल में बता दे रहे हैं ना कि एक बार अगर पूरे मन के साथ इस टॉपिक को आपने देख लिया, फिर आपको कोई भी चीज ना बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, एकदम डीप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नॉट इवन एग्जाम पर्पस, लाइफ पर्पस भी। आप जब नेचर को देखोगे, जब माउंटेन को देखोगे, जब प्लेन्स को देखोगे, तो आपको देखने का नजरिया ही अलग होगा। और लोग दूसरे तरीके से देख रहे होंगे, आप दूसरे तरीके से देख रहे होंगे, ये फर्क आ जाएगा ये पढ़ने का। अब अगर मान लीजिए कन्वर्जन हमने देख लिया, अगर मान लीजिए डाइवर्जन हो रहा हो तब, तो डाइवर्जन से याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये ओशन है और ये भी ओशन है, और दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का डाइवर्जन हो रहा है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही। तो जब मान लीजिए ये दोनों है, ये दोनों प्लेट है, और ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो अलग होंगे, बीच में क्रैक पड़ेगा, और क्रैक पड़ेगा तो अर्थ के नीचे का जितना भी इनसाइड ऑफ द अर्थ जितना भी मटेरियल है सब कहां निकल के आ जाएगा, बाहर। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से दूर गए, जैसे मान लीजिए दोनों पास पास थे, ये दोनों दूर चले गए, तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा वॉल्केनिक इरप्शन। क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक इरप्शन। क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। जब दो प्लेटें आपस से डाइवर्जेंट होती हैं तो हमें वहां क्या देखने को मिलता है, वॉल्केनिक
इरप्शन। ठीक है, इधर इट इज अ लैंड प्लेट और इट इज अ ओशियनिक प्लेट। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ हमें अर्थक्वेक भी देखने को मिल सकता है। अगर डाइवर्जन तेज हुआ, तेज मतलब दोनों लॉक हैं और तेज लॉक है और झटके से अलग हुए, ये हिलेंगी भी, तो आपको अर्थक्वेक भी देखने को कभी कभी मिल सकता है। लेकिन जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा? वॉल्केनिक इरप्शन। इसका एग्जांपल बताएं, इसका एग्जांपल आपने देखा होगा अफ्रीका। ठीक है, ये है आपका यूरोप, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, आप देखोगे आपको इधर साइड पैसिफिक ओशन साइड आपको एक रिज देखने को मिलेगा, एक रिज देखने को मिलेगा। ये किसका बना हुआ है जानते हो? ये वॉल्केनो के द्वारा बना हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो बीच में क्या बन गया है? रिज बन गया है। ठीक है, इधर मैंने बना दिया अफ्रीका साइड। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिखेगा? अटलांटिक साइड। अटलांटिक साइड आपको ये देखने को मिलेगा रिज, जिसे बोला गया है पैसिफिक रिज। ठीक है, सॉरी, अटलांटिक रिज। ठीक है, ऐसे आपको रिज हर जगह देखने को मिलेगा जहां जहां क्या हो रहा होगा? डाइवर्जेंट हो रहा होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट समझ में आया? तो डाइवर्जेंट से सिर्फ क्या होगा? डाइवर्जेंट से सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शन होगा और कभी कभी हमें अर्थक्वेक की भी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। अब आते हैं लास्ट में हमारा पैरेलल मूवमेंट। अब पैरेलल मूवमेंट में मान लीजिए एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर आ रही है, तो पैरेलल मूवमेंट में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ये दोनों आपस में रगड़ खाएंगे, ये दोनों आपस में क्या खाएंगे? रगड़ खाएंगे। तो रगड़ खाएंगे, मान लीजिए एक उधर जा रहा है एक इधर, और ये जब ऐसे फ्रिक्शन होगा ना, जब दोनों रगड़ खाएंगे ना, तो ये हिलेंगे, दोनों प्लेट हिलेंगी। जो हल्की होगी वो ज्यादा हिलेगी, जो भारी होगी वो कम हिलेगी, लेकिन हिलेंगे दोनों। तो इससे क्या होगा? इससे जनरेट होगा अर्थक्वेक और साथ ही साथ प्लस वॉल्केनो। इसका एक एग्जांपल बताएं, पैसिफिक ओशन। ठीक है, मान लीजिए ये है पैसिफिक ओशन और यहां पर है आपका क्या पर? यहां पर है आपका पैसिफिक ओशन और यहां पे है आपका जापान। अब ये बताओ, जापान ये जो लैंड है ये कितना छोटा है? पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है कि नहीं बड़ा? पैसिफिक ओशन बड़ा है, जापान क्या है? छोटा है कि नहीं? पैसिफिक ओशन मूव कर रहा है अप साइड, जापान मूव कर रहा है डाउन साइड, और इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है? रगड़ हो रहा है कि नहीं? कि हम तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे, हम तुमसे दूर भी नहीं रहेंगे, बस तुम्हें देखेंगे। वो उधर जा रहा है, ये इधर, दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है। तो जो हल्की होगी वो ज्यादा हिलेगी, तो ज्यादा कौन हिलेगा? जापान हिल रहा है। इसीलिए जापान में आए दिन लगभग 100 टाइम्स क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है हमें? वहां पे वॉल्केनो भी सबसे ज्यादा इरप्ट होते दिखेंगे। समझ में आया? सबसे ज्यादा वॉल्केनो इरप्शन, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हमें जापान में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि जापान और पैसिफिक ओशन के बीच कौन सा मूवमेंट हो रहा है? पैरेलल मूवमेंट। ये नहीं कि वहां कोई प्रकोप है, अरे कोई श्राप दे के चला गया था बहुत समय पहले, ऐसा कुछ नहीं है। जापान में अर्थक्वेक अभी हाल ही में आया है कि नहीं? भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, उसके आए दिन वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है पैरेलल मूवमेंट बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड जापान के बीच हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जापान में बनने वाले ज्यादा घर कंक्रीट के नहीं होते हैं, वुड के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर दिन हमें 100-150 बार भूकंप को झेलना है, तो अगर कंक्रीट का बनाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, है कि नहीं? नेचर के साथ उन्होंने दोस्ती कर रखी है। आप सब तो कार्टून भी देखते होगे, डोरेमोन, शिनचैन, कभी देखे उनके घर कंक्रीट के बने हुए? हमेशा उनके घर किसके देखे होगे? लकड़ी के, क्योंकि बना टूटा फिर बनेगा। समझ में आया? तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपके साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जो आपके साथ पढ़ रहे हो या जो कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हो, एक बार उनको रिकमेंड जरूर करिएगा कि एक बार वो जरूर वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो कोशिश करिएगा कि पूरा देखिए, है कि नहीं? और लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके दबाकर। और इसके आगे की कहानी
हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में, जिसमें हम देखेंगे वॉल्केनो, जिसमें हम देखेंगे अर्थक्वेक, और जिसमें हम साथ साथ देखेंगे कि फिर से एंडोजेनिक फोर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्स में, है कि नहीं, कि डेनुडेशन क्या होता है, इरोजन क्या होता है कि नहीं, ग्रेडेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ये सारी चीज, विंड कैसे काम करती है इन सब के थ्रू, है कि नहीं, वाटर कैसे काम करता है, ये सब हम फिर पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा करते हैं और मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।